नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मनीष सिसोदिया को प्रताड़ित कर रही है सीबीआई, झूठे दस्तावेजों पर चाहती है साइन, आम आदमी पार्टी ने लगाया गंभीर आरोप। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने रविवार को दावा किया कि सीबीआई द्वारा पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को प्रताड़ित किया जा रहा है। उन पर झूठे आरोपों वाले कागजात पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया जा रहा है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति मामले की जांच में कथित रूप से सहयोग नहीं करने और जांचकर्ताओं के सवालों से बचने के आरोप में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। एक विशेष सीबीआई अदालत ने शनिवार को सिसोदिया की हिरासत 6 मार्च तक बढ़ा दी थी। मनीष सिसोदिया ने गत 28 फरवरी को अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। अधिकारियों के अनुसार एजेंसी सिसोदिया की हिरासत का उपयोग आबकारी नीति पर विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर कानूनी राय वाली महत्वपूर्ण लापता फाइल का पता लगाने के लिए करना चाहती है, जिसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पुलिस को देख भागे इमरान खान, कई घंटे बाद दिखे, कहा पाकिस्तान इतना जलील कभी नहीं हुआ, हमारा क्राइम मिनिस्टर भीख मांगता घूम रहा है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान पुलिस रविवार को तोशखाना मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार करने उनके घर पहुंची। इस्लामाबाद पुलिस ने ट्वीट कर बताया कि जब एसपी उनके कमरे में पहुंचे तो इमरान खान वहां मौजूद नहीं थे। इसके चंद घंटों बाद ही इमरान खान ने लाहौर में अपने समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इतना जलील कभी नहीं हुआ, हमारा क्राइम मिनिस्टर भीख मांगता घूम रहा है। इमरान ने अपने समर्थकों से कहा कि आप मेरे टाइगर्स हैं, मैं कभी किसी के सामने नहीं झुका हूं, हम सिर्फ अल्लाह के सामने झुकने वाले लोग हैं। इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के बारे में कहा कि वो 19 अरब का घोटाला करके सजा पाने वाला था। जनरल बाजवा ने उसे प्राइम मिनिस्टर बनवा दिया। होम मिनिस्टर ने 8 कत्ल किए हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान के गृह मंत्री को चोर बताया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ लंदन से फैसले कर रहा है, ये लोग हमारी तकदीर का फैसला करते हैं, हिंदुस्तान के चैनल हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। इमरान ने अपने भाषण के दौरान लोगों को जिहाद पर निकल जाने की सलाह भी दी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सिसोदिया केस पर 9 विपक्षी नेताओं की प्रधानमंत्री को चिट्ठी, कहा गिरफ्तारी ने दिखाया कि हम लोकतंत्र से तानाशाही में बदल गए। जी हां दोस्तों, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर 9 विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। इन नेताओं में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल है। चिट्ठी में लिखा गया है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी यह दिखाती है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश से तानाशाही शासन में तब्दील हो गया है। दरअसल दोस्तों, शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की पेशी हुई थी। यहां उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट ने 10 मार्च तक के लिए जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया और सीबीआई को उनकी 2 दिन की रिमांड और दे दी। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, बीआरएस के चीफ चंद्रशेखर राव, पंजाब के सीएम भगवंत मान, राजद नेता तेजस्वी यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर फारूक अब्दुल्ला, राकपा चीफ शरद पवार, शिवसेना ठाकरे ग्रुप के चीफ उद्धव ठाकरे, सपा चीफ अखिलेश यादव समेत इन सभी नेताओं ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। होली पर जमकर हो रही है मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स की खरीदारी, लोग कर रहे हैं चाइनीज सामान का बायकॉट। जी हाँ दोस्तों, देश होली के रंग में सराबोर है। बाजार गुजियां, पकवानों, गुलाल और रंगों से सज गया है। होली के मौसम में कारोबारियों में भी उत्साह है। कोरोना के बाद इस साल होली में 25% से ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है। वहीं बाजार में इस बार लोगों ने चाइनीज रंगों को बायकॉट करने का फैसला किया है। ज़्यादातर लोग भारत में ही बने गुलाल और रंग खरीदना चाहते हैं। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए इस बार मेड इन इंडिया गुलाल लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। दोस्तों, समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक दिल्ली के सदर बाजार के दुकानदारों का कहना है कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स की मांग काफी ज्यादा बढ़ गई है। ग्राहक चाइनीज प्रोडक्ट्स की जगह भारत में बने सामान की मांग कर रहे हैं। वहीं ज्यादातर दुकानदार भी मेड इन इंडिया कलर, पिचकारी, गुलाल और दूसरे आइटम्स रख रहे हैं। सदर बाजार के दुकानदार जावेद ने कहा कि ज्यादातर लोग इंडियन प्रोडक्ट्स चाहते हैं, ग्राहक लोकल सामान खरीदना चाहते हैं। चाइनीज सामान अब ग्राहकों को आकर्षित नहीं कर रहा है। लोग हमसे केवल भारत में बने सामान दिखाने के लिए ही कह रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मेघालय में 2 विधायकों का समर्थन देकर कोनराड संगमा से बड़ी कीमत मांग रही है बीजेपी। जी हां दोस्तों, मेघालय में 7 मार्च को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। राज्य में एनपीपी के कोनराड संगमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह शिलांग के राजभवन में होगा, जहां प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहेंगे। चुनावों के परिणाम घोषित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने के लिए एनपीपी को समर्थन देने का ऐलान किया। उधर मेघालय बीजेपी के प्रेसिडेंट अर्नेस्ट माउरी ने
रविवार को बताया कि उन्होंने सगमा से पार्टी के दोनों विधायकों को कैबिनेट में शामिल करने की मांग की है। मेघालय भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख अर्नेस्ट ने बताया कि चुनाव में बीजेपी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की है और उन्होंने एनपीपी को समर्थन दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने कोनराड संगमा को हमारे विधायकों को मंत्रालय में शामिल करने का आग्रह किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, खुशखबरी, किसानों को मिलेंगे अच्छी क्वालिटी के बीज, सरकार लॉन्च करेगी सीड ट्रेसिबिलिटी सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराने के लिए भी केंद्र सरकार जल्द ही सीड ट्रेसिबिलिटी सिस्टम लॉन्च करेगी। इससे सीड ट्रेड सेक्टर में गलत काम करने वाले लोगों पर लगाम लगेगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह जानकारी दी है। दोस्तों, दिल्ली में नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 2 दिवसीय इंडियन सीड कांग्रेस के दौरान तोमर ने कहा कि सीड ट्रेसिबिलिटी सिस्टम पर संबंधित पक्षों के सुझाव लिए गए हैं। इसे लॉन्च करने से इसका फायदा किसानों के साथ ही बीज क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले सभी लोगों को मिलेगा और बीज का क्षेत्र ठीक प्रकार से सुनिश्चित से काम करने की ओर अग्रसर होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी पॉलिटिक्स। यूपी में 80 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी सपा, भूपेंद्र चौधरी बोले सपने देखने का अधिकार सभी को। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के 80 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने के बयान पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की प्रतिक्रिया सामने आई है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि सपने देखने का अधिकार सबको है, लेकिन समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में लगातार 4 चुनाव हार चुकी है। लगभग हर चुनाव में 2012 के बाद उन्होंने अलग अलग गठबंधन बनाए हैं। 2017 में 2 युवाओं के साथ नए युवाओं की जोड़ी बनी, फिर 2019 में बुआ के साथ समझौता कर लिया। आप देखते हैं आज गठबंधन के साथी कहाँ हैं। अखिलेश की विश्वसनीयता को लेकर कई समस्या है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है। इसके साथ ही बीजेपी नेता भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि हम अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने जो काम किया है वह पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच जाएंगे। हमें पूरा भरोसा है कि हम यूपी में 80 में से 80 सीटें जीतेंगे। वह किसी से भी गठबंधन कर ले, जनता का गठबंधन उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी के साथ ही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, विदेश जाने वाले रुपए पर आरबीआई की रिपोर्ट, कोविड से पहले घूमने पर खर्च दुगना लेकिन बाहर पढ़ाई पर 28% घटा। जी हां दोस्तों, आरबीआई ने भारतीयों के विदेश में होने वाले खर्च पर एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें सामने आया है कि 2022-23 के शुरुआती 9 महीनों में ही विदेश में घूमने फिरने के लिए कुल 81,508 करोड़ रुपए भेजे गए। यह राशि 2021-22 के सभी 12 महीनों के मुकाबले 44% ज़्यादा है। दोस्तों, अहम बात यह है कि यह रकम प्री कोविड स्तर यानी कि 2019 के मुकाबले भी 107% ज़्यादा है। आरबीआई की रिपोर्ट में दूसरी चौंकाने वाली बात यह आई है कि विदेश में पढ़ाई के लिए भेजा जाने वाला पैसा 1 साल में ही 50% घटा है। प्री कोविड स्तर के मुकाबले भी 28% कम पैसा भेजा गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि विदेश जाने वाले छात्र घट गए हैं या उनकी पढ़ाई का खर्च घट गया है, लेकिन कोरोना की वजह से ज़्यादातर छात्रों को भारत लौटना पड़ा है। विशेषज्ञों की माने तो विकसित देशों में पढ़ाई के लिए वीज़ा मिलने में दिक्कतें आ रही है। महंगाई और ब्याज दरें बढ़ने से विकसित देशों में नौकरियों की संभावनाएं भी प्री कोविड स्तर से कुछ कम हुई है, इसलिए भी छात्रों की रुचि घटी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, समुद्र मंथन से निकली है गाय, केंद्र सरकार को घोषित करना चाहिए राष्ट्रीय पशु। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच की टिप्पणी। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव दिया है। कोर्ट ने कहा है कि गाय भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है, इसलिए गायों की सुरक्षा को हिंदुओं के मौलिक अधिकार में शामिल किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हमें आशा है कि केंद्र सरकार देश में गौहत्या पर प्रतिबंध लगाने और गायों के संरक्षित राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए जल्द ही उचित फैसला लेगी। दोस्तों, अदालत ने यह टिप्पणी गौहत्या के एक केस पर सुनवाई के दौरान की है। न्यायमूर्ति शमीम अहमद ने 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश गौहत्या निवारण अधिनियम 1955 के तहत एक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं और सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। जस्टिस शमीम अहमद ने कहा कि हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि गाय देवीय और प्राकृतिक उपहार की प्रतिनिधि है, इसलिए इसकी रक्षा और सम्मान किया जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केवाईसी अपडेट के नाम पर अभिनेत्री समेत 40 लोगों के खाते से ठगों ने लाखों की रकम उड़ाई। जी हां दोस्तों, मुंबई में केवाईसी अपडेट करने के नाम पर 3 दिन में 40 लोगों के साथ साइबर ठगी का मामला सामने आया है। ठगी की शिकार फिल्म अभिनेत्री श्वेता सुमेश मेनन भी है, जो खार यूनियन पार्क में रहती है। मेनन ने खार पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई और बताया कि HDFC बैंक अकाउंट से 57,636 रुपये ठगे गए। श्वेता मेनन ने थाने में दी गई शिकायत में बताया कि वो 2 मार्च की शाम अपनी बेटी के साथ डर्मा थेरेपी के लिए गई थी।
तभी उनके मोबाइल फोन पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, प्रिय ग्राहक, आपका HDFC खाता आज ब्लॉक कर दिया गया है, कृपया अपना पैन कार्ड अपडेट करें। श्वेता के मुताबिक बैंक से आया मैसेज समझकर उन्होंने लिंक पर क्लिक किया और फिर नेट बैंकिंग का पेज खुल गया और फिर कस्टमर ID पासवर्ड के बाद पैन कार्ड विवरण भी पूछा गया। सारी जानकारी भरने पर जब उन्होंने अगला पेज खोला तो उसमें OTP मांगा। इस पर मैसेज में OTP डाल दिया। उसके बाद मेनन के मोबाइल पर दूसरे मोबाइल नंबर 70733334 से फ़ोन आया और कहा कि HDFC कस्टमर मधु हैं और जो OTP मिला है उसे डाल दो। उसके कहने पर फिर से OTP डालने पर उनके अकाउंट से 2 बार में कुल 57,636 रुपये कट गए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केरल पुलिस ने टीवी चैनल एशिया नेट के कार्यालय की ली तलाशी। SFI के कार्यकर्ताओं ने हाल ही में किया था प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, केरल के कोझिकोड में एशिया नेट समाचार चैनल के कार्यालय की रविवार को पुलिस ने तलाशी ली। मीडिया कंपनी की तरफ से कहा गया है कि यह तलाशी सत्तारूढ़ पार्टी के छात्र विंग के सदस्यों द्वारा किए गए प्रदर्शन के 2 दिन बाद हुई है। पुलिस की तलाशी को लेकर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा करते हुए पिनाराई विजयन सरकार की खिंचाई की। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री विजयन भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं और वो पुलिस और SFI के अपने गुंडों का उपयोग कर लोगों के ध्यान को भटकाना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन में शी जिनपिंग और ताकतवर, राष्ट्रपति कार्यकाल तीसरी बार बढ़ेगा, PM समेत कई मंत्रियों को भी हटाएंगे। जी हां दोस्तों, चीन की संसद नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने रविवार को अपनी सालाना बैठक की शुरुआत कर दी। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसके ओपनिंग सेशन में हिस्सा लिया। बैठक में शी जिनपिंग के तीसरी बार राष्ट्रपति बनने पर मोहर लगेगी जिससे उनकी ताकत और ज्यादा बढ़ेगी। बैठक हफ्ते भर तक जारी रहेगी जिसमें चीन की सरकार में बैठे मंत्रियों के तबादले किए जाएंगे, साथ ही कई नियुक्तियां भी होंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक में भी शी जिनपिंग का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाया जाएगा जिससे चीन में उनकी ताकत और मजबूत हो जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कम्युनिस्ट पार्टी अहम पदों पर बैठे मंत्रियों और सरकारी संस्थाओं के अधिकारियों का तबादला करेगी। इसमें चीन के प्रीमियर यानी कि प्रधानमंत्री को भी बदला जाएगा। फिलहाल शी जिनपिंग के वफादार कहे जाने वाले ली केकियांग इस पद पर हैं जिसे शंघाई प्रांत में पार्टी चीफ रह चुके ली कियांग को सौंप दिया जाएगा। वहीं दोस्तों बैठक में चीन के डिफेंस बजट पर घोषणा भी की जाएगी। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक ज़रूर दे दीजिए और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 4th टेस्ट मैच, हार के बाद बैकफुट पर आई भारतीय टीम, ऐसी रह सकती है अहमदाबाद की पिच। जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों के टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला 9 मार्च से होना है। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC के फाइनल में जगह बनाने के लिहाज से भारतीय टीम के लिए मुकाबला काफ़ी अहम है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस सीरीज में पिच को लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। तीनों ही मैचों का रिजल्ट 3 दिन में ही समाप्त हो गया था। इंदौर की पिच को तो ICICI ने भी खराब दर्जे का बताते हुए उसे 3 डेमेरेटिंग पॉइंट्स दे दिए थे। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि अहमदाबाद टेस्ट में किस तरह की पिच रहती है। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अहमदाबाद टेस्ट मैच के लिए पिच सामान्य रह सकती है, यानी कि गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों के लिए यह पिच अनुकूल होगा। गुजरात क्रिकेट संघ एक सूत्र ने PTI से कहा कि हमें भारतीय टीम प्रबंधन से कोई निर्देश नहीं मिला है और हमारे स्थानीय क्यूरेटर सामान्य ट्रैक तैयार कर रहे हैं जैसा कि हमने पूरे सत्र में किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तुनिशा सुसाइड केस में श्रीजान को मिली जमानत, बाहर निकलते ही मां और बहनों के गले लगकर रोया, 70 दिन से जेल में था। जी हां दोस्तों, तुनिशा शर्मा आत्महत्या मामले में मुख्य आरोपी श्रीजान खान को जमानत मिल गई है। उसे लेने के लिए उसकी मां और दोनों बहनें फलकनाज और शफकनाज वसई कोर्ट पहुंची थी। जेल से निकलने के बाद श्रीजान उनके गले लगकर फूट फूट कर रोता दिखाई दिया। करीब 70 दिन जेल में रहने के बाद श्रीजान को 4 मार्च को वसई कोर्ट से जमानत मिली थी। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा ने 24 दिसंबर को शूटिंग के सेट पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। तुनिशा के खुदकुशी करने के कुछ ही घंटे बाद उनकी मां ने उनके को स्टार श्रीजान मोहम्मद खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। श्रीजान को पुलिस ने 25 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले की जांच कर रही वालियू पुलिस ने 500 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी। श्रीजान पर तुनिशा को खुदकुशी के लिए उकसाने का केस दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी के बाद से ही श्रीजान कई बार जमानत के लिए अर्जी दाखिल कर चुका था। दोस्तों 13 जनवरी को हुई सुनवाई में वसई कोर्ट ने श्रीजान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद श्रीजान ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, लेकिन 17 फरवरी को यहां से भी श्रीजान को राहत नहीं मिल पाई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
रूस से भारत ने हर दिन खरीदा 16 लाख बैरल कच्चा तेल, सऊदी अरब इराक को झटका। जी हां दोस्तों, रूस से भारत का कच्चे तेल का आयात फरवरी में रिकॉर्ड 1.6 लाख बैरल प्रति दिन तक पहुंच गया। भारत लगातार रूस से बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कर रहा है। पारंपरिक रूप से इराक और सऊदी अरब भारत के सबसे बड़े सप्लायर रहे हैं, लेकिन पिछले साल से भारत ने रूस की तरफ रुख किया है। इस वजह से पारंपरिक आपूर्तिकर्ता पीछे छूट गए हैं। एनर्जी कार्गो ट्रैकर वोटेक्सा के अनुसार रूस लगातार 5वें महीने कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना रहा, जिसे रिफाइनरियों में पेट्रोल और डीजल में परिवर्तित किया जाता है। रूस अपनी तेल की कीमतों पर छूट दे रहा है। इस वजह से भारतीय रिफाइनर भरपूर मात्रा में तेल का आयात कर रहे हैं। फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के पहले भारत के इंपोर्ट बास्केट में रूस से तेल की हिस्सेदारी 1% से भी कम थी, लेकिन फरवरी 2023 में हिस्सेदारी बढ़कर 35% हो गई और प्रतिदिन इंपोर्ट का आंकड़ा बढ़कर 1.62 लाख प्रति बैरल हो गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नित्यानंद के कैलासा को मिला खास दर्जा छीना गया। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर ने माना था सिस्टर सिटी, अब कहा एग्रीमेंट धोखे से कराया। जी हां दोस्तों, भारत के भगोड़े स्वामी नित्यानंद के देश कैलासा के साथ अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क ने अपना सिस्टर सिटी एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया है। न्यूयॉर्क की प्रेस सचिव सुजैन गैरोफ्लो ने एग्रीमेंट पर पछतावा जताया। उन्होंने कहा कि जैसे ही हमें कैलासा की परिस्थितियों के बारे में पता चला, हमने एग्रीमेंट खत्म कर दिया। ये एग्रीमेंट धोखे से किया गया था। दरअसल दोस्तों, अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क ने 11 जनवरी को कैलासा के साथ एक सिस्टर सिटी एग्रीमेंट किया था। इसके बाद नित्यानंद ने दावा किया था कि अमेरिका ने उसके देश को मान्यता दे दी है। नित्यानंद ने इस एग्रीमेंट से जुड़े समारोह की कई फोटोज भी फेसबुक पर शेयर की थी। न्यूयॉर्क के काउंसिलमैन लुई विक्टाना ने 18 जनवरी को इस समझौते को रद्द करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया। क्विंटाना ने कहा कि किसी भी देश को सिस्टर सिटी एग्रीमेंट में शामिल होने के लिए वहां ह्यूमन राइट्स का सही तरह से पालन होना जरूरी है। हम किसी ऐसे देश को शामिल नहीं कर सकते जो विवादों में घिरा हो और जहां ह्यूमन राइट्स का पालन न होता हो। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, WPL के दूसरे मैच में DC ने RCB को हराया। अमेरिका की तारा नॉरिस ने 5 विकेट लिए, शतक से चूकी शेफाली वर्मा। जी हां दोस्तों, विमेंस प्रीमियर लीग में रविवार के पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को 60 रन से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी दिल्ली ने 20 ओवर में 2 विकेट पर 223 रन बनाए थे। जवाब में बेंगलुरु 20 ओवर में 8 विकेट पर 163 रन ही बना सकी। दिल्ली की तारा नॉरिस ने 29 रन देकर 5 विकेट लिए। इस प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। दिल्ली से शेफाली वर्मा ने सबसे ज्यादा 84 रन बनाए। कप्तान मैग लेनिन ने 72 रन की पारी खेली। बेंगलुरु से कोई भी बैटर 35 से ज्यादा रन नहीं बना सकी। दोस्तों 224 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी बेंगलुरु के लिए स्मृति मंदाना, हीथर नाइट, मीगन शट और एलिस पेरी के अलावा कोई भी बैटर कुछ खास नहीं कर सकी। मंदाना 35, नाइट 34 और पेरी 31 रन बनाकर आउट हो गई। मीगन शट 30 रन के स्कोर पर पृथ्वी बोस के साथ नाबाद रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को अदालत ने किया बरी। जी हां दोस्तों, दिल्ली की एक अदालत ने पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 पर फोन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी देने के मामले में एक व्यक्ति को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने के लिए कोई भी सबूत पेश करने में पूरी तरह से विफल रहा है कि आरोपी व्यक्ति ने किसी को जान से मारने की धमकी दी। आनंद पर्वत पुलिस ने जनवरी 2019 में हेल्पलाइन पर फोन करने और प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक भाषा और जान से मारने की धमकी देने के मामले में मोहम्मद मुख्तार अली के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 506(2) के तहत आरोप पत्र दायर किया था। धारा 506 आपराधिक धमकी से संबंधित है और इसका दूसरा भाग जान से मारने की धमकी देने वाले लोगों के खिलाफ लगाया जाता है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शुभम देवरिया ने पिछले महीने सुनाए गए आदेश में कहा कि अली के खिलाफ आरोप की पुष्टि के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य एक हस्तलिखित सामान्य डायरी, विशिष्ट और PCR फॉर्म यानी कि पुलिस नियंत्रण कक्ष को किए गए एक कॉल की सामग्री का विवरण के बारे में एक प्रपत्र था। उन्होंने कहा कि संबंधित सहायक उप निरीक्षक द्वारा PCR फॉर्म न लेने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, जो कथित तारीख पर फोन करने वाले व्यक्ति द्वारा की गई सटीक बातचीत या बयान को साबित करने के लिए महत्वपूर्ण था। अदालत ने आदेश में कहा कि इस अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष किसी भी उस सबूत को पेश करने में पूरी तरह से विफल रहा है जिससे यह साबित होता कि किसी को जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश में हर साल तेजी से बढ़ रही प्रति व्यक्ति आय 2014-15 के बाद हुई दुगनी।
जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 2014-15 में सत्ता में आने के बाद से वर्तमान मूल्य पर देश की प्रति व्यक्ति आय दुगनी होकर 1,72,000 रुपए पहुंच गई है। हालांकि आय का असमान विवरण एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के मुताबिक मौजूदा कीमतों पर प्रति व्यक्ति वार्षिक विशुद्ध राष्ट्रीय आय वित्त वर्ष 2022-23 में 1,72,000 रुपए रहने का अनुमान है, जो वर्ष 2014-15 के 86,647 रुपए से करीब 99% अधिक है। वहीं वास्तविक मूल्य पर देश के प्रति व्यक्ति आय इस दौरान करीब 35% बढ़ी है। वर्ष 2014-15 में यह 72,805 रुपए थी, जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर 98,118 रुपए हो गई है। जानी मानी अर्थशास्त्री जयंत घोष ने मौजूदा मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय दुगना होने के बारे में कहा। देश की जीडीपी को मौजूदा मूल्यों पर देखा जा रहा है, लेकिन यदि इस दौरान की मुद्रास्फीति पर भी गौर करेंगे तो पाएंगे कि यह वृद्धि बहुत कम है। इसके साथ ही उन्होंने आय के विवरण को भी अहम बताते हुए कहा कि ज्यादातर वृद्धि आबादी के शीर्ष 10% लोगों के खाते में गई है। इसके विपरीत औसत वेतन घट रहा है और वास्तविक संदर्भ में तो संभवतः यह और भी कम हो गया है, यानी कि जो शीर्ष के 10% अमीर लोग हैं उनकी आय में वृद्धि हुई है और जो निचले तबके के लोग हैं उनकी आय में कोई वृद्धि नहीं हुई है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर कौन सी टीम की फिलहाल कप्तान बनी हुई है? कौन सी वुमेन आईपीएल टीम की कप्तान इस वक्त बनी हुई है? अगर दोस्तों आप जानते हैं सवाल का जवाब तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।